इसके अगले सीन में हम रिंग ऑफ डेस्टिनी के अंदर इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिएचर अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि सन एंड मून गॉड था, जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स से कहता है जब तक कि तुम यहाँ पर नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करता रहूंगा, लेकिन गॉड ऑफ लाइट बनने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। तुम जो ये यहाँ पर आर्टिफैक्ट देख रहे हो ये एंशिएंट टाइम का आर्टिफैक्ट है, जिसके अंदर ग्रेट टर्टल स्नेल टेक्निक है। ग्रेट टर्टल स्नेल टेक्निक का सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर तो वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, इस टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा हाई है जिसकी वजह से गॉड्स के दरमियान भी इसके लिए जंग छिड़ गई थी। मैं इस डेस्टिनी रिंग का यूज करते हुए बस किसी ऐसे बंदे की तलाश कर रहा था जो कि इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को इनहेरिट कर सके। एक बार तो मैंने भी इस आर्टिफैक्ट का यूज करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं इसका हकदार नहीं था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने यहाँ पर अपनी आधी पावर इसके चक्कर में खो दी, लेकिन मैं तुम्हारी डेस्टिनी को साफ साफ देख पा रहा हूँ, ये आर्टिफैक्ट सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करता है। सन एंड मून गॉड की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है तब तो मुझे यहाँ पर अपने पांगू एम्पायर की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस आर्टिफैक्ट के चलते मैं यहाँ पर इनविंसिबल बन जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पोपे इलेक्ट्रोलक्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुमने आज यहाँ पर इंसानियत की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है, तुम यहाँ पर नए सन ऑफ लाइट हो, जिस वजह से तुम यहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के अगले सक्सेसर बनोगे। पोपे के इतना कहते ही वहाँ पर सभी लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सभी लोग तो वहाँ पर सन ऑफ लाइट के नारेबाजी करने लगते हैं, जो देखकर पोपे वहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स एक बार इनकी तरफ देखो, इनका विश्वास तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे फ्यूचर में भी इनका विश्वास इसी तरीके से बनाए रखोगे। जिसके बाद तो इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर एक एक करके सभी लोग उसके सामने नील डाउन होने लगते हैं। तभी उस भीड़ के अंदर एक बच्चे ने अपना हाथ वहाँ पर काट लिया था, जिस बात का अंदाजा इलेक्ट्रोलक्स को भी हो जाता है और वो तुरंत ही उस डैगर को उस बच्चे के हाथ से छीन लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी बात पर तो वो मासूम सा बच्चा उससे कहता है कि बस मैं यहाँ पर अपने ब्लड को सन ऑफ लाइट को प्रदान कर रहा हूँ, मेरे ब्लड के साथ साथ मेरी बॉडी मेरी सोल सब कुछ यहाँ पर बस सन ऑफ लाइट का है, हम सभी बस आपकी वजह से यहाँ पर जिंदा है, इस वजह से हम सब पर बस आपका ही अधिकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से कोई भी अपनी कीमत को अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करते हो इतना ही मेरे लिए काफी है। पांगबो एम्पायर के अंदर भी लोग मेरे ऊपर वहाँ पर खुशी से यकीन करते हैं, और रही बात तुम सभी लोगों की, तो तुम सबकी लाइफ तुम्हारी अंडर कंट्रोल में है, ना कि किसी और के। गॉड्स भला तुम्हारी लाइफ को लेकर यहाँ पर क्या ही करेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो उस बच्चे को वहाँ पर काफी बुरा लगने लगता है। इसके साथ ही उसने इलेक्ट्रोलक्स का हाथ भी झटक दिया था, तो वहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं। सभी लोग तो वहाँ पर बस उसी बच्चे जैसी बातें दोहरा रहे थे। इलेक्ट्रोलक्स तो पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा नजारा देख रहा था, उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं सोची थी कि किसी का यकीन इस हद तक किसी पर हो सकता है। उन लोगों का यकीन तो यहाँ पर लगातार ही पागलपन के अंदर बदलता जा रहा था, जिस वजह से खुद इलेक्ट्रोलक्स भी इस चीज से काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलक्स पर आता है, जो कि प्रिंसेस के साथ उनके ड्रैगन पर कहीं जा रहा था, जहां प्रिंसेस तो उससे कहने लगती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को हासिल करने के बाद हम सीधा ही पांगबो एम्पायर के अंदर जाएंगे, जहां जाकर हम दोनों ही शादी कर लेंगे। वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं अभी भी बस क्रेटन एम्पायर के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर क्रेटन एम्पायर के लोगों को इस तरीके के पागलपन की तरह किसी पर यकीन कैसे हो सकता है। जो सुनकर तो वहाँ पर प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो लोग भी इस बात को समझ जाएंगे कि उनके लिए तुम कितना मायने रखते हो। मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगेंगे। इसके बाद तो वो उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जो जगह सन एंड मून गॉड ने उन्हें बताई थी, बस वो वहां से कुछ ही कदम दूर थे। तभी वहां पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलक्स मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने अपनी मैरिज को भी डिले कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रेटन एम्पायर के एक सैक्रिफाइस प्लेस पर आता है, जहाँ क्रेटन एम्पायर के किंग वहाँ पर एक बंदे से कहते हैं कि क्या तुम्हारे इस रिचुअल से इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर मर जाएगा। अपने किंग की ऐसी बात सुनकर तो वो बंदा वहाँ पर कहता है कि बस हमारे इस रिचुअल से ग्रेट गॉड को संदेशा मिल जाए, उसके बाद तो वो खुद ब खुद इलेक्ट्रोलक्स को जान से मार डालेंगे। जो सब कुछ सुनने के बाद तो क्रेटन एम्पायर के किंग सीधा ही उस रिचुअल के सेंटर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने आप पर एक तलवार से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके ब्लड के जरिए एक फॉर्मेशन तैयार होने लगता
लगता है। इसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी का सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो किसी और को नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स प्रिंसेस के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जो कि सन एंड मून गॉड ने उन्हें बताई थी। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही पूरी जगह चेंज होने लगती है। इसके साथ ही एक जाइंट अटैक आकर प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स सीधे ही प्रिंसेस को वहाँ से दूर कर देता है। वहीं प्रिंसेस तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उस अटैक के लगने से पहले ही इलेक्ट्रोलक्स वहां से टेलीपोर्ट हो गया था और वो गॉड ऑफ डेथ के फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर हो जाता है। इसके साथ ही वहां पर वो रिचुअल करने वाले भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां आने के बाद गॉड ऑफ डेथ से कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ, हमने आपको यहाँ पर समन किया है, हम चाहते हैं कि आप इस इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ पर जान से मार डालें। ये इलेक्ट्रोलक्स सन ऑफ लाइट है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ ने उसको ही वहाँ पर खत्म कर दिया था। तो वहीं उसकी एक ही उंगली की पावर देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि ये गॉड तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर तो बाकी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी के सभी लोग वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के सामने इलेक्ट्रोलक्स की मौत की गुहार करने लगते हैं। लेकिन गॉड ऑफ डेथ ने उसको भी वहाँ पर मार दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पर कहते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से डन हो चुका है। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं, तो तुम हो इलेक्ट्रोलक्स। उसको ऐसे बात करते हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है कि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि गॉड ऑफ डेथ को भी यहाँ पर कोई कंट्रोल कर सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ उससे कहता है कि ये तो मेरा काम ही है, उन लोगों ने अपनी जान के बदले तुम्हारी जान मुझसे मांगी थी, तो अब मैं इस काम को भी अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं जब कोई भी डील करता हूँ तो वो एकदम फेयर होती है। इतना कहकर उसने वहाँ पर एक स्वॉर्ड से इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपनी नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। मगर इस बात से गॉड ऑफ डेथ को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं, तो तुम यहाँ पर गॉड्स की पावर को भी रेजिस्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अपनी एक ही उंगली के इशारे से उस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो कुछ हेल स्पेयर को सीधे इलेक्ट्रोलक्स के हाथ पैरों के अंदर डाल देता है। लेकिन इस बार इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, जो देखकर तो वो गॉड ऑफ डेथ कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करते रहोगे, पर लगता है अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। इतना कहकर वो एक हेल स्पेयर से सीधे ही उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर सन एंड मून गॉड को अपनी हेल्प के लिए बुलाने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं और वो वहाँ पर आने के साथ ही उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलक्स से अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर से कहते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हें उस जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर आकर इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर पावर्स काफी कम है, जिस वजह से मैं यहाँ पर सीधा तुम्हें उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के पास भेज रहा हूँ। इतना कहकर वो उसको वहाँ पर धक्का दे देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स की सोल उसकी बॉडी से अलग होकर एक अलग ही स्पेस के अंदर पहुंच जाती है, जो कि उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट का वॉइड स्पेस था। वहाँ पर उसकी सोल आने के साथ ही आसपास की जगह को चेक करने लगती है। वो वहाँ पर सभी जगह को चेक कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स का डुप्लीकेट भी आ गया था। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और समझ पाता, वहाँ पर उसके लिए वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक लड़की इलेक्ट्रोलक्स के धीरे धीरे करके क्लोन्स को वहाँ पर मारने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलक्स की भी सोल वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज होने लगती है। साथ ही वो वहाँ पर कहती है कि तुम्हें ऐसे टेस्ट के देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम हमारे यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब दे दो, आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। अगर तुम यहाँ पर सिंपल तरीके से हमें बता दोगे तो तुम्हारे लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही हम वहाँ पर 3 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक बूढ़ी तो वहीं एक बच्ची और दूसरी जवान थी, और ये सभी कोई और नहीं बल्कि ये जायंट टर्टल स्नेल की तीनों टेक्निक्स हैं, जो कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद तो वो जवान वाली लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को मारना चाहते हो, लेकिन हमें इसका सही रास्ता नहीं पता कि आखिर तुम उसे कैसे मारोगे। तभी वो बूढ़ी औरत भी कहने लगती है कि गॉड्स को बस गॉड्स ही मार सकते हैं, तुम यहाँ पर एक सन ऑफ लाइट हो, अगर तुम यहाँ पर सन एंड मून गॉड को खा लोगे तो इससे तुम भी एक रियल गॉड बन जाओगे, जिसकी मदद से तुम आसानी से गॉड ऑफ डेथ को मार सकते हो। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसको कुछ पुरानी बातें बताने लगती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर बाकी के सन ऑफ लाइट भी आए थे, जिसमें से पहले वाले ने सन एंड मून गॉड को खाकर एक ड्रैगन के अंदर तब्दील हो गया और उसकी पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। तो वहीं दूसरे वाले ने सन एंड मून गॉड को खाकर ग्लोरी ऑफ गॉड बन गया। जिसके बाद वो छोटी लड़की वहाँ पर कहती है, तो अब हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पर सन एंड मून गॉड को खाना चाहोगे? उसे खाने से तुम्हें यहाँ पर गॉड से भी ज्यादा पावर मिल जाएगी। तभी वहाँ पर सन एंड मून गॉड भी कहने लगते हैं कि सन ऑफ लाइट और मैं दोनों ही एक ओरिजिन से बने हुए हैं, जिस वजह से तुम अगर मुझे खा लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एंडलेस पावर मिल जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर खा लो। सभी लोग तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को फोर्स करने लगते हैं। वो लोग तो वहाँ पर कह रहे थे कि तुम बस एक बार इसे खा लो, उसके बाद तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को अपनी चुटकियों से ही हरा सकते हो। वहीं सन एंड मून गॉड भी अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था। वो तो वहाँ पर कहने लगता है, मेरा जीना बस यहीं तक तय था,
तुम्हें भी यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वहीं हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जो कि ऐसा काम करते हुए वहाँ पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे वहाँ देखकर तो वो तीनों लेडी वहाँ पर कहने लगती हैं कि मारो, जल्दी मारो उसे। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स ने तो वहाँ पर उनमें से एक का गला पकड़ लिया था, जिस वजह से उस लड़की के चेहरे से उसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलक्स हूँ, मैं कभी भी अपनी डेस्टिनी पर यकीन नहीं रखता, मुझे बस अपने आप पे ही यकीन है, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। उसके ऐसा जवाब सुनकर तो वो लड़की वहाँ पर खुश हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर गायब भी हो गई थी, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी एक पल के लिए काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलक्स, बिना तुम्हारी कोई इच्छा के तुम यहाँ पर कभी भी गॉड नहीं बन सकते। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है तो क्या ये जायंट टर्टल स्नाइल टेक्निक सिर्फ मुझे जब भी मिल सकती थी जब मैं गॉड बन जाऊं? जिस पर तो वो लड़की वहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, ये टेक्निक तो तुम्हें वैसे ही मिलने वाली है, गॉड्स तो यहाँ पर एक अलग तरफ है, जबकि ये टेक्निक की अलग ही एग्जिस्टेंस है। इसके साथ ही वो यंग वाली लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि जो भी यहाँ पर मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है उसकी यहाँ पर काफी इच्छाएं होती हैं और उन्हीं इच्छाओं के चलते वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम गॉड की तरह ही पावर अचीव कर लेता है। इसके साथ ही वहाँ ओल्ड लेडी उससे कहती है लेकिन ये ग्रेट टर्टल स्नाइल टेक्निक ऐसी नहीं है, ये टेक्निक किसी भी लालची पर्सन को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये टेक्निक खुद हेवन की विल से बनी है। और इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हारी यहाँ पर डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से तुम यहाँ पर इस टेक्निक के हकदार बन चुके हो। इस टेक्निक के चलते तुम यहाँ पर दुनिया का नंबर 1 नेक्रोमेंसर बन जाओगे, गॉड्स तक तुम्हारी यहाँ पर पावर्स के सामने नहीं टिक सकते। हम तीनों यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वो तीनों की तीनों उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती हैं, जहाँ अभी भी उनकी आवाज वहाँ पर कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलक्स, अब तुम इस टेक्निक के जरिए अपनी एक अलग सी नई दुनिया बना सकते हो। जिसके बाद तो इलेक्ट्रोलक्स ने भी उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया था। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर गॉड ऑफ डेथ पर आता है, जहाँ पर उन्होंने एक अटैक को सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की तरफ चल दिया था, जिसे बचाने के लिए सन और मून गॉड को वहाँ पर बीच में आना पड़ता है, लेकिन वो उसके अटैक को वहाँ पर नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से उनकी वो शील्ड वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। इसके साथ ही गॉड ऑफ डेथ वहाँ पर अपनी अगली चाल चलते हुए इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। वो अटैक इलेक्ट्रोलक्स को लग भी पाता, इससे पहले इलेक्ट्रोलक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होने लगती है और उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये होने क्या लगा। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स की तो पूरी अपीयरेंस चेंज हो चुकी थी, जहां वो उस आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करते हुए आसानी से गॉड ऑफ डेथ के अटैक को रोक लेता है। इसके साथ ही उसने वहां पर उसको पीछे भी हटा दिया था, जो देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी कहने लगा था कि आखिर ये किस तरीके की पावर है। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो वहां पर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का भी यूज करने लगता है, जिस वजह से वहां पर गॉड ऑफ डेथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ही उस पर एक जानलेवा अटैक चल देता है। लेकिन इस अटैक से भी इलेक्ट्रोलक्स वहां पर बच जाता है। इसके साथ ही वो वहां पर गॉड ऑफ डेथ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ वहां पर अपने घुटनों के बल आ गया था। इसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो वहां पर कहने लगता है कि बेशक तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ होंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपने मामले के अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता। इतना कहकर उसने वहां पर अपनी पावर का यूज करके गॉड ऑफ डेथ को उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लिया था। तो वहीं उसकी ऐसी पावर देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर एक ह्यूमन हो। गॉड ऑफ डेथ की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है बेशक हो गए तुम गॉड अपनी जगह पर मैं इलेक्ट्रोलक्स हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी पावर का यूज करके गॉड ऑफ डेथ को उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर लिया था। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर बाहर प्रिंसेस पर आता है, जहाँ उनके सामने कुछ अटैक्स काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ पर टच भी कर पाते। तभी किसी ने वहाँ पर उनके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था और वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलक्स खड़ा हुआ था, जो कि वहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलक्स एक ही झटके के अंदर उन सभी अटैक्स को वहाँ पर खत्म कर देता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स को सही सलामत देखकर तो प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और सीधा ही उसके पास चली जाती है, जहाँ वो उसको गले लगाते हुए उससे कहती है कि पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे वो टेक्निक मिल चुकी है। जो बात सुनकर तो हम वहाँ पर प्रिंसेस के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने ड्रैगन पर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस तो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स फाइनली तुम्हें वो जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक मिली गई। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने भी वहाँ पर अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था। उसे वहाँ देखकर तो प्रिंसेस की वहाँ पर डिजायर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो तो वहाँ पर उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट की पावर्स को आसानी से महसूस कर पा रही थी। इसके साथ ही वो उस आर्टिफैक्ट को टच भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस आर्टिफैक्ट ने वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। तो वहीं प्रिंसेस उससे कहती है कि इस आर्टिफैक्ट ने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया,
प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उनसे कहता है कि प्रिंसेस ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है जो कि हर किसी को भी मिल जाए और कोई भी नॉर्मल पर्सन इस टेक्निक का यूज करने की कॉस्ट को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये टेक्निक जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ज्यादा ही टेरिफाइंग भी। जो सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर दुखी होते हुए कहती है कि लगता है मुझे इसको भूलना ही पड़ेगा। उसे इस कंडीशन में देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि प्रिंसेस आखिर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम मेरी चिंता मत करो, आखिर तुम इस टेक्निक के साथ क्या करोगे। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर क्रीटोन एम्पायर के लोगों के बारे में सोचने लगता है और फिर वहाँ पर उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक का यूज करके एक नई दुनिया को क्रिएट करूंगा जहाँ पर सभी लोग बिल्कुल खुशहाली से रहेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि ठीक है, तुमने जब सोच ही लिया है तो बहुत अच्छा होगा और वैसे इसके चक्कर में तुम हमारी वेडिंग को मत भूल जाना। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी कहता है कि प्रिंसेस तुम इसकी चिंता मत करना, मैं वादा करता हूँ कि ये वेडिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 वेडिंग बनेगी। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर शिया एम्पायर के अंदर आता है जहाँ पर शिया एम्पायर के किंग प्रिंसेस से कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हें यहाँ पर आने में काफी देरी हो गई, पता है हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वेडिंग के लिए ही रुके हुए थे, जिसके बाद मैं इस वेस्ट एशिया का थ्रोन भी इलेक्ट्रोलैक्स को पास कर दूंगा। अपने फादर के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर काफी दुखी हो जाती हैं और फिर उससे कहती हैं कि फादर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वेस्ट एशिया का किंग बनाएंगे। जो बात सुनकर तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रोलैक्स के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे बदले उसको किंग बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी वेस्ट एशिया को एक अच्छे राजा की तलाश है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा अच्छा कोई हमें मिल भी सकता है। मगर प्रिंसेस तो उनकी ऐसी बात से भी कन्विंस होने वाली नहीं थी। वो उनसे कहती है कि फादर मैंने आपसे बचपन में ही कहा था कि मुझे वेस्ट एशिया का किंग बनना है, मेरी शुरुआत से ही यही इच्छा थी कि मैं वेस्ट एशिया का किंग बनूंगी। लेकिन उसके फादर तो उसकी एक भी बात पे ध्यान नहीं देते, उल्टा वो उससे कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हें वही मानना होगा जो मैं यहाँ पर तुमसे कहूंगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलैक्स की वेडिंग वाले दिन पर आता है जहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स बड़े ही शान से अपनी वेडिंग के प्लेस की तरफ जा रहा था। तो वहीं उसके स्वागत के लिए वहाँ पर पांगू एम्पायर के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग तो वहाँ पर अपने यंग मास्टर के लिए अपनी फसलों का कुछ हिस्सा लेकर आए थे, तो कुछ लोग वहाँ पर फ्लावर लेकर आए थे। ऐसे ही करते करते वहाँ पर काफी सारे लोग उसके लिए कुछ न कुछ अलग चीज वहाँ पर लेकर आए थे जो कि उसको वेडिंग के गिफ्ट के तौर पर उसको मिल रही थी। उन सभी का इतना प्यार देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उनसे कहता है कि आप लोगों का इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इलेक्ट्रोलैक्स के फादर भी उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम्हारी वेडिंग होने से पहले हम भी तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं। जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स की मदर भी उससे कहती है कि हम तुम्हारा यहाँ पर राज तिलक करवाना चाहते हैं। उनके इतना कहते ही हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को देखते हैं जो कि सीधा ही अपनी ताजपोशी के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर सभी के सभी सोल्जर्स उसकी ताजपोशी के लिए काफी खुश दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उसके फादर भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम किसी भी तरीके से इस पांगू एम्पायर को कभी भी खतरे में मत डालना। जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी अपने फादर के सामने कहता है कि फादर मैं एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स इस पांगू एम्पायर का न्यू किंग बन चुका था। इसके साथ ही उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि अब हमारे न्यू किंग की ऑफिशियली वेडिंग स्टार्ट होती है, जिस वजह से सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। तो वहीं डायलान को तो वहाँ पर इतनी खुशी हो रही थी कि उसके वहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ एरिस तो वहाँ पर प्रिंसेस के लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची थी। सभी लोग तो वहाँ पर इतना खो जाते हैं कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर प्रिंसेस कहाँ है। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स के पेरेंट्स के साथ साथ शिया एम्पायर के किंग भी वहाँ पर अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो रहे थे। वो सभी लोग यहाँ पर परेशान हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आने लगती हैं, जिन्हें वहाँ देखकर तो सभी लोग काफी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस तो आज वेडिंग ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके साथ ही प्रिंसेस बड़ी शान से आगे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स उसको हाथ देते हुए कहता है कि प्रिंसेस आखिरकार आप आई गई। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रीस्ट उनकी वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो सभी गॉड्स को विटनेस मानते हुए इलेक्ट्रोलैक्स और प्रिंसेस से कहते हैं कि अब तुम दोनों एक दूसरे से यहाँ पर वादा करो कि तुम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। जो सुनकर तो वो दोनों ही वहाँ पर कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर सभी लोगों को साक्षी मानते हुए और यहाँ पर सभी गॉड्स को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि अब से हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ जन्म जन्म के रिश्ते में बंध चुके हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करेंगे। हम दोनों ही एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम अपने पूरे तन मन और धन के साथ एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। जो सब कुछ सुनने के बाद तो वहाँ पर वो प्रीस्ट कहता है कि अब से इलेक्ट्रोलैक्स और प्रिंसेस दोनों ही ऑफिशियली मैरिड कपल बन चुके हैं। जो सुनकर तो सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी खुशी से फूलों की बरसात करने लगते हैं।
इसके साथ ही वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी खुश होने लगे थे। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स अभी भी प्रिंसेस से कहने लगता है कि प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आखिर हमारे लिए मरने का मतलब क्या है। जिस पर तो इलेक्ट्रोलक्स भी कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। और उनके इतना कहते ही उन्होंने सीधा ही एक डैगर से इलेक्ट्रोलक्स पे हमला कर दिया था। जो ये नजारा देखकर तो सभी के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा हैरानी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को होने लगती है, मगर प्रिंसेस तो इस चीज से वहाँ पर काफी खुश होने लगी थी। इसके साथ ही वहाँ उस प्लेस पर काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। वहाँ के लोग इससे पहले कुछ और समझ पाते कि तभी वहाँ पर कीटोन एम्पायर के असैसिन्स आने लगते हैं, जिन्होंने वहाँ आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दी थी। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर प्रिंसेस उसके साथ ऐसा कर सकती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर पीछे हटते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हें ही क्यों वो जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक मिली। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी वहाँ पर ट्रायल लिया गया था, जहाँ उस टेस्ट के दौरान बस तुम ही मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी अड़चन थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक को हासिल नहीं कर पाई और साइंसेट आर्टिफैक्ट ने मुझे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। उस आर्टिफैक्ट को ये तक पता था कि तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट हो, इसके बावजूद भी सिर्फ तुम्हें ही वो टेक्निक मिली। मेरे पास तो यहाँ पर ना ही सन ऑफ लाइट की पावर्स है, ना ही कोई स्पेशल एबिलिटी। यहाँ पर जितनी भी चीजें मुझे बिलोंग करती थी वो सारी की सारी तुम्हें ही मिलने वाली थी, चाहे वो मेरा एम्पायर हो या फिर वो टेक्निक। तुमने तो मेरे बचपन के ख्वाब को भी मुझसे यहाँ पर छीन लिया। मैं हमेशा से ही वेस्ट एशिया की किंग बनना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर को उस वेस्ट एशिया के लिए तुम ज्यादा सुटेबल पर्सन लगे। लेकिन क्रीटोन एम्पायर के लोगों ने मेरी बात को समझा और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो सभी की सभी चीजें मुझे वापस मिल सकती है, बस मैं उनका एक बार साथ दे दूं। उन्होंने मुझे यही खंजर दिया था जिसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है और इस पॉइजन के चलते तुम यहाँ पर जल्दी ही मर जाओगे। इसके साथ ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के सीने से उस खंजर को बाहर निकाल लेती है और वहाँ पर वो कहने लगती है कि काश तुम इस दुनिया के अंदर आते ही नहीं। तो वहीं उस पॉइजन की वजह से इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी वहाँ पर सुन्न होने लगती है। उसको अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पावर फील नहीं हो रही थी।